हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि द फेमस कोरियन वॉर, जिससे एक कोरिया नॉर्थ और दूसरा कोरिया साउथ दो अलग अलग हिस्सों में बट गया था, क्या वो असल में इस बंटवारे का जिम्मेदार है जैसा पूरी दुनिया इसको ठहराती है? यस, एंड यू विल एक्चुअली बी शॉक्ड टू नो कि वो जिम्मेदार नहीं था। तो फिर आखिर क्या हुआ था? क्या वजह है कि आखिर कोरिया के दो टुकड़े कर दिए गए और किसने कर डाला? क्या था कोरिया के दो टुकड़े करने के पीछे का मकसद, जिसके चलते 30 लाख लोग हो गए खून से लथपथ? वेल फ्रेंड्स, इस खौफनाक सच की दर्दनाक कहानी का मंजर आपकी आंखों के आगे लाने से पहले क्या आप सोच सकते हो कि कभी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से ज्यादा प्रगतिशील यानी कि डेवलप्ड हुआ करता था? और आज जिस दर्द और बेबसी के आलम में घुट घुट कर नॉर्थ कोरिया के लोग जी रहे हैं, कभी वो साउथ कोरिया के लोगों की सच्चाई थी। तो इस सच्चाई से आपको रूबरू करवाने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसका टाइटल है व्हाई कोरिया इज स्प्लिट इनटू नॉर्थ एंड साउथ। आज उस कोरिया का इतिहास बस लोगों की यादों में बसा हुआ है, जो 7th सेंचुरी से सन 1945 तक यानी कि 1000 सालों से भी ज्यादा तक एक ही सिला डायनेस्टी का हिस्सा था। और इस देश के लोगों का सिर्फ इतिहास ही नहीं, इन लोगों का दिल भी एक ही था। लेकिन फिर 1945 में ऐसा क्या हो गया जिसने इस देश के दो टुकड़े कर डाले? ऐसी कौन सी दरार पड़ी इस देश के वासियों के दिलों में, जो आज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के वासी एक दूसरे के भाई होने के बावजूद एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन है? तो फ्रेंड्स, इस दुश्मनी की असली जड़ 18वीं सदी में बो दी गई थी और इसकी जड़ें चाइना, जापान और रशिया के लालच ने मजबूत की। वही लालच जो अपने देश के पावर और लैंड को फैलाने के लिए कोरिया को अपने साथ मिलाना चाहता था। पर इस बात की भनक लगते ही कोरिया के लीडर्स ने बिना देरी किए सन 1882 में वेस्टर्न पावर यूएस के साथ द ट्रीटी ऑफ पीस, एमिटी, कॉमर्स एंड नेविगेशन साइन कर दिया, जिससे कोरिया को ओपन ट्रेड, मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन सबका फायदा मिलने शुरू हुआ। लेकिन 1904 से 1905 में रशिया और चाइना के साथ हुई रूसो जापानीज और सीनो जापानीज वॉर में जापान ने रशिया और चाइना दोनों को हराकर उनके कोरिया पर कब्जा करने से पहले 1910 में कोरिया पर कब्जा कर डाला, जो सन 1945 तक यानी कि पूरे 35 साल चला, जिसके दौरान जापानियों ने कोरिया, लेकिन सन 1945 में भगवान ने कोरिया वालों की सुन ली, क्योंकि जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर हुए खौफनाक न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान ने कोरिया से अपने कदम पीछे खींच लिए और कोरिया के लोग अपने जुल्म और गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर जश्न मनाने लगे। लेकिन वो बेचारे क्या जानते थे कि ये आजादी उनके बर्बादी के पहले मिली बस एक झूठी आशा की किरण थी, जिसे जापानियों के कोरिया से जाते ही नॉर्थ से सोवियत आर्मी और साउथ से अमेरिका ने कोरिया को हथियाने के मंसूबे से कुचल दी। इन दोनों ही देशों ने सिर्फ कोरिया के अलग अलग जगहों पे कब्जा नहीं किया, इन दोनों देशों के लीडर्स यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और यूएसएसआर लीडर जोसेफ स्टालिन ने एक मीटिंग रखी, जिसमें इन दोनों ने बिना कोरिया के लीडर्स और बिना कोरिया की जनता से बातचीत किए अपनी मर्जी से कोरिया को दो हिस्सों में बांटने की ठान ली। वाह! वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिली कॉलोनी के दो सुपर पावर्स अपने मन से मनचाहा बंटवारा कर रहे हैं। वेल, ये कोई नई बात नहीं है। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी ऑफिसर्स डीन रस्क और चार्ल्स बॉनस्टील को भेजा, जिन्होंने हफ्ते भर के टाइम में बिना कोरिया का इतिहास जाने बस कोरिया के 38 पैरेलल यानी उस लाइन पर जो कोरिया को दो हिस्सों में बांटती है, दो बराबर के हिस्सों में, उस पर अपनी कलम से एक लकीर खींचकर 17 अगस्त 1945 को 1000 सालों से एक रहे कोरिया के दो अलग टुकड़े कर दिए गए। जिसके बाद अमेरिका ने साउथ कोरिया में सिगमंड री और यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया में किम इल सुंग को लीडर बना दिया। और इन दोनों को लीडर बनाकर सन 1948-1949 में अमेरिका और सोवियत पावर अपने अपने देश लौट गए। लेकिन उन्हें क्या पता था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लीडर्स के मन में कुछ और ही खुराफात जन्म ले रहा था। बट फ्रेंड्स, इससे पहले हम आगे बढ़े, क्या आपको नहीं लगता कि एक कंट्री कैपिटलिस्ट फाउंडेशन पे बनी थी और दूसरी कंट्री सोशलिस्ट यानी कि कम्युनिस्ट फाउंडेशन पे बनी थी? और आज दोनों के फ्यूचर आप देख सकते हो। एक विचारधारा तरक्की कितना कराई और दूसरी विचारधारा ने, वेल, मैं क्या बोलूं, सिचुएशन आपके सामने है।
अब फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। ऐप का नाम है बायनमो और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड और फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस ऐप में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं, जैसे मैं यहाँ पे 700 रुपए में ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और अब हमें थोड़ा सा रुकना होगा एंड यस मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में इजीली 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको ये डिपॉजिट पे डबल मिल जाएगा, यानी कि 400 रुपए का टॉप अप करिए और आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। सो अभी रजिस्टर कीजिए इस ऐप में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और 65,000 अपने ट्रेडिंग डेमो अकाउंट में पाइए, जिससे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और ट्रेडिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ट्रेडिंग की नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अर्निंग की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड करिएगा पूरा रिसर्च करके, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपका कैपिटल रिस्क में होता है। सो डाउनलोड बायनोमो नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम अ बायनोमिस्ट, आर यू? Anyway, coming back to the topic, ये खुराफात 25 जून 1950 में साउथ कोरिया पर बुरी तरह भारी पड़ी जब किम इल सुंग ने फिर से एक कोरिया और उस पे अपने राज के सपने के चलते हमला कर दिया। किम इल सुंग की छेड़ी इस जंग को इतिहास में द कोरियन वॉर के नाम से जाना जाता है और बस इस जंग के शुरू होने के 2 दिन के अंदर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के कैपिटल सिटी सोल को अपने कब्जे में कर लिया, जिसकी वजह से साउथ कोरिया के लीडर री और उसके चमचों को सोल से जान बचा कर भागना पड़ा। लेकिन री सिर्फ भागा नहीं, उसने भागने से पहले अपने ही देश के 2 लाख कम्युनिस्ट्स जिन पर उसे नॉर्थ कोरिया के साथ मिले हुए होने का शक था, सबको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया और लोगों की जानें छीनने के इस खौफनाक मंजर के बीच नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया के 90% हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया और बचा हुआ 10% हिस्सा बुसन भी जल्दी उनके कब्जे में आ जाता अगर यूएन ने साउथ कोरिया की मदद के लिए काउंटर अटैक ऑर्गेनाइज नहीं किया होता। इस काउंटर अटैक को लीड करने की जिम्मेदारी यूएस ने ली, जिसके बाद अक्टूबर तक साउथ कोरिया और यूएस ने मिलकर नॉर्थ कोरिया के योंगयांग को कब्जे में लेकर नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को चाइना के बॉर्डर तक खदेड़ दिया और शायद आज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जगह सिर्फ साउथ कोरिया ही खड़ा होता। लेकिन इस बीच चाइना ने नॉर्थ कोरिया की मदद की और यूएस और साउथ कोरिया दोनों के साथ जंग करके साउथ कोरियन ट्रूप्स को वापस भेज दिया। जुलाई से लेकर 9 महीने तक सोल का कब्जा 4 बार बदला, जिससे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और इतना सब के बाद ये वॉर खत्म तो नहीं हुई, लेकिन एक तरह से थम गई, जिसका फायदा यूएस मिलिट्री ने 600,000 टन्स ऑफ बॉम्ब्स नॉर्थ कोरिया पर गिरा कर उठाया, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया में जंग के बाद एक बिल्डिंग तक खड़ी नहीं बची थी। 30 लाख पीपल के जानों की कुर्बानी देने के बाद 27 जुलाई 1953 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों ने 3 साल लंबे चले इस कोरियन वॉर को आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन करके खत्म कर दिया, जिससे 250 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी बैटल लाइन ही बॉर्डर लाइन बन गई, जिसे आज डीमिलिटराइज्ड जोन कहते हैं। लेकिन लड़ाई के बाद दोनों ही देशों का हाल बुरा था। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें नॉर्थ कोरिया। वो कोरियन वॉर के बाद एक्चुअली में हंसी खुशी जी रहे थे। वो साउथ कोरिया से ज्यादा प्रगतिशील थे। उन लोगों के पास फ्री हेल्थ केयर और हाउसिंग से लेकर हाई लिटरेसी और हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था, और इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि किम इल सुंग था, जिसने नॉर्थ कोरिया के लोगों को इस झांसे में फंसा लिया था कि सारी दुनिया उनकी दुश्मन है और बस वो इकलौते इंसान है जो उनकी रक्षा कर सकते हैं। उसकी इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में आकर लोग उसे अपना मसीहा, अपना राजा मानने लगे और किम लीडर से नॉर्थ कोरिया का राजा बन गया था, जो कुछ लोगों के लिए भगवान के समान तक था, जिसने अपने किंगडम की इकोनॉमी को धक्का देकर बढ़ाने के लिए कंस्ट्रक्शन, स्टील, कोल और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया। और ये इन्वेस्टमेंट्स इतने ज्यादा कामयाब हुए कि 50s, 60s और 70s में इनकी पर कैपिटा जीडीपी साउथ कोरिया को टक्कर दे रही थी। लेकिन वहीं पर आज दुनिया की नजरों में सबसे प्रगतिशील देश बनकर बैठे साउथ कोरिया के लोगों की बात कुछ और थी और उसे सबक सिखाने की कोशिश की, तो अमेरिका वाले उसे हवाई आइलैंड जुड़ा कर लेके गए और री के साउथ कोरिया से जाने के बाद ही शायद साउथ कोरिया की हालत सुधर जाती। पर इसके बाद 16 मई 1961 को उनके और साउथ कोरिया के नसीब में पाक चुंग ही आ गया। साउथ कोरिया के इस नए लीडर ने तो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस कोरिया एजेंसी को खड़ा करके अपने रूल के खिलाफ जाने वाले अपने ही लोगों की जासूसी, किडनैपिंग, टॉर्चर और यहाँ तक कि मर्डर करवाया।
और 60s के उस दौर में हिंसा, गरीबी, बेरोजगारी ना सिर्फ लोगों की उम्मीदें पर साउथ कोरिया की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ रही थी। और साउथ कोरिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पाक ने बिना अपने लोगों की परवाह किए लाखों लोगों को 12-12 घंटे नाम भर की मजदूरी में काम करवाया। लेकिन अब इसे वहां के लोगों की बदकिस्मती कहे या किस्मत, पाक के इस कदम ने साउथ कोरिया की गिरी हुई किस्मत को ऐसा झटका दिया कि मिड 60s से वहां की पर कैपिटा GDP स्काई रॉकेट हो गई। इसके बाद पाक कुछ और कर पाता इससे पहले उसका असैसिनेशन हो गया और एक नए लीडर यानी कि चुन डू ह्वान ने साउथ कोरिया को संभालने की कसम खाई। लेकिन देश की प्रगति के साथ लोगों की प्रगति भी हुई थी और 1987 में लाखों साउथ कोरियंस ने एक रियल डेमोक्रेसी की मांग की। मजबूरन ही सही, पर वहां की गवर्नमेंट को रियल डेमोक्रेसी लानी पड़ी और आज साउथ कोरिया डेमोक्रेटिक और सॉवरेन देश है जो डेवलपमेंट में दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। ये एक हाइपर एडवांस देश है जिसने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल जायंट्स जैसे कि सैमसंग, LG, Hyundai ऐसी कंपनीज को जन्म दिया है जो वर्ल्ड में कई इनोवेशंस कर रही है और मॉडर्नाइजेशन ला रही है। अब साउथ कोरिया की प्रगति तो हमने देख ली, लेकिन सवाल तो यह आता है कि अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से ज्यादा प्रगतिशील देश था तो आखिर आज प्रगतिशील तो था, लेकिन उसकी इस प्रगति में USSR का बड़ा हाथ था। और जब सन 1991 में USSR कोलैप्स हो गया तो नॉर्थ कोरिया की प्रगति भी कोलैप्स हो गई। और सिर्फ यही नहीं, 3 साल बाद 1994 में किम इल सुंग की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद किम जोंग इल ने अपने पापा की गद्दी संभाली। पर पापा के लॉस से उभर पाने से पहले वहां बाढ़ आ गई और फिर सूखा पड़ गया, जिससे पूरे 20 लाख लोगों की मौत हो गई। और इसी सब के चलते जहां साउथ कोरिया की GDP आज 1 करोड़ है, वहीं पर नॉर्थ कोरिया की GDP आज बस 1 लाख करोड़ है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी नहीं है, ये रियल फैक्ट है। और अगर आपको इससे कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। अगर ऐसे इंफॉर्मेटिव और ज्ञान से भरे भरपूर वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि रोजाना यहाँ पे आपको ऐसे ही ज्ञान का डोज मिलते रहता है जो आपको एकदम इंटरेस्टिंग वे में समझाया जाएगा। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।